जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे संघर्ष ट्यूशन क्लासेस में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज के हम लोग इस वीडियो में वर्णमाला का पार्ट 2 देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि हम जैसे क ख प छ ज ट ठ ये जितने भी वर्ण हमने अभी बोला, इन सभी का उच्चारण स्थान कहाँ होता है, कहाँ पर ये स्पर्श करते हैं मुख में, इसी को हम लोग आज देखेंगे कि स्वर वर्ण कहाँ टच करते हैं, कौन सा व्यंजन वर्ण मुख में कहाँ टच करेगा। तो इसी को हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे हमारा टॉपिक है आज का उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान है। उच्चारण स्थान का मतलब कि वो वर्ण जो मुख में कहाँ कहाँ पर स्पर्श करते हैं, उसी को उच्चारण स्थान बोला जाता है। तो हम सबसे पहले जितने भी हमारे स्वर है, व्यंजन है, उनको लिखेंगे। चलिए लिखते हैं। अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। यहाँ तक हमारा पूरा 11 स्वर हो गया। देखिए 2 4 6 1 7 2 9 2 11। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि स्वर वर्णों की जो संख्या होती है वह 11 होती है। आपको याद होगा कि स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है। अब चलते हैं व्यंजन वर्ण की तरफ। इसी में देखिए व्यंजन वर्ण में हम लोग कल पढ़े थे। जैसे कि हम यदि लिखना चाहें तो क वर्ग लिखे। क वर्ग का मतलब क्या है कि इसमें क ख ग घ अंग पांचों वर्ण आएंगे। च वर्ग लिख देंगे तो पांचों आएंगे। तो हम हर बार यानी क ख ग घ अंग ऐसा लिखा रहता है। तो हम इन सभी के स्थान पर हमने कल की क्लास में बताया था कि पूर्व यानी सबसे पहला जो वर्ण है, इसी को इसका वर्ग मान लिया जाता है। जैसे हमने क वर्ग कह दिया तो क वर्ग का मतलब क ख ग घ अंग ये पांचों वर्ण आएंगे। अगर हम बोल दें च वर्ग, च वर्ग का मतलब क्या है, च छ ज झ और य ये पांचों वर्ण आएंगे। पहला वर्ण च है तो इसलिए ये च वर्ग हो गया। तो हम लोग बार बार इतना जगह घेरने के बजाय इसको एक ही बार क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग लिख देंगे। चलिए लिखते हैं इसको हम लोग। देखिए इसमें हमने लिख दिया क वर्ग, क वर्ग। दूसरा में लिख दिया हमने च वर्ग। फिर आ गया हमारा ट वर्ग। फिर आ गया, अलग से ले लेते हैं हम लोग, त वर्ग। इसको चलिए हम लोग क्या करते हैं, स्वर को अलग ले लेते हैं और व्यंजन को अलग ले लेते हैं, वैसे दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो व्यंजन वर्ण में हम लोग ले लेते हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग। फिर आता है प वर्ग यानी क च ट त प, क च ट त प। देखिए अब हमको देखना है उच्चारण स्थान कि किसका उच्चारण स्थान क्या होता है। अब देखिए अ या आ, आप बोल के देखिए मुंह में, अ या आ कहां से निकल रहा है, कंठ से। उच्चारण स्थान 5 जगह होते हैं। कितने जगह हैं, 5 उच्चारण स्थान के हैं। कौन कौन है, पहला है कंठ, कंठ हो गया कंठ। फिर आता है तालु, मूर्धा, फिर आएगा दंत, इसके बाद आता है ओष्ठ। यानी कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। इसके बाद इधर वर्ग में देखें हम लोग
क च ट त प, क च ट त प। ये तो रटना नहीं होगा, आप क ख ग जानते ही हैं पूरा व्यंजन। तो पहले क आता है तो क वर्ग, फिर च आता है च वर्ग, ट आता है ट वर्ग, फिर त वर्ग, तब प वर्ग। वैसे ही एकदम जस्ट सेम हमको चलना है। क वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। च का तालु, ट का मूर्धा, त का दंत, प का ओष्ठ। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा कि कैसे सब हो रहा है। देखिए, हमने आपको बोल दिया क वर्ग, यानी क वर्ग में कौन कौन आएंगे? क, ख, ग, घ, अंग। आपने जब इन पांचों को बोला, क्या आपके जीभ ने, जो जिह्वा है, जिह्वा, उसने आपके मुंह में कहीं भी टच नहीं किया, लेकिन हम देख रहे हैं कि ध्वनि कहाँ से निकल रही है? कंठ से निकल रही है। कहाँ से निकल रही है? आप बोलिए हमारे पीछे पीछे। क, ख, ग, घ, अंग। कंठ से निकला तो क वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। अब देखिए च वर्ग, यानी च, छ, ज, झ, य। च, छ, ज, झ, य। देखिए च, छ, ज, झ, य। आप जब बोले तो दांत के यानी ऊपर वाला भाग, जो ऐसे जो आगे की ओर झुका हुआ है, उसे तालु बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तालु। तो च वर्ग का तालु। ट वर्ग यानी ट, ठ, ड, ढ, अड़। देखिए एक मुंह में जो हमारा गड्ढा टाइप का है, जहां से उठा हुआ है, ऐसे उभार है, उसे मूर्धा बोला जाता है। तो ट वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ हो जाएगा? मूर्धा हो जाएगा। त वर्ग में कौन कौन आते हैं? त, थ, द, ध, न। त, थ, द, ध, न। आप देखिए आपका जीभ कहाँ टच कर रहा है? तो बोले हैं तो त, थ, द, ध, न। जीभ हमारी दांत पे टच कर रही है तो उच्चारण स्थान दंत। प, फ, ब बोल के देखिए, प, फ, ब, भ, म। कहाँ टच कर रहा है? ओष्ठ टच कर रहा है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक ये पांचों याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए लाइन से चलना है। कैसे चलना है? लाइन से। क, च, ट, त, प। क, च, ट, त, प। कैसे? क, च, ट, त, प। कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। पहले नीचे से जाना है, कंठ, फिर ऊपर वाला तालु, इसके बाद मूर्धा, इसके बाद दांत, तब बाहर आ गया ओठ। तो कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, क, च, ट, त, प। अब हम बताइए तो वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो आप बता देंगे यानी जीभ कहाँ टच कर रही है? दांत पे। उच्चारण स्थान इसका क्या हो जाएगा? दंत। हमने बोल दिया छ किस वर्ग में आता है? सबसे पहला काम है आपको देखना है किस वर्ग में आता है। तो हमको पता है च, छ, यानी च वर्ग में कौन आता है? छ आता है। तो छ जो है वह च वर्ग का है, और च वर्ग यानी दूसरा नंबर। च वर्ग मतलब दूसरा नंबर। तो देखिए ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग। दूसरा वर्ग का यानी च वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ होता है? तालु होता है। तो च का क्या हो जाएगा? छ का तालु हो जाएगा। इस तरह से आपके पेपर में हर साल यहाँ से एक सवाल आता है कि बताइए इसका उच्चारण स्थान कहाँ होगा। दो सवाल, यहाँ से दो सवाल आएगा। अब देखिए जैसे हमने ये व्यंजन में पढ़ा, किसमें पढ़ा? अभी व्यंजन में हमने पढ़ा कि किसका उच्चारण स्थान कहाँ होता है। एकदम ऐसे ही हम लोग अब पढ़ेंगे स्वर में कि स्वर में कहाँ कहाँ उच्चारण स्थान होता है। देखिए अ या आ, अ और आ है, ये भी बोल रहे हैं कहाँ से निकल रहा है? कंठ से। तो इसका उच्चारण स्थान कहाँ होगा? कंठ होगा। कहाँ होगा? कंठ। ई कहाँ टच कर रहा है? तालु। ई तालु। ऊ कहाँ है? ओष्ठ में है। ये कहाँ हो जाएगा? ओष्ठ में हो जाएगा। री मतलब मूर्धा। री बोल रहे हैं तो देखिए हमारा मूर्धा में टच कर रहा है। ए, ओ, औ ये अलग आते हैं। देखिए क्या हम अभी देख रहे हैं सिंगल सिंगल है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। क्या होता है ए में? ये ए जो है ये दो उच्चारण स्थान करते हैं, यानी कंठ भी करेंगे और तालु से भी। तो कंठ और तालु दोनों, तो कंठ तालव्य हो गया। क्या हो गया? कंठ तालव्य। तो इन दोनों को जब आपस में मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा? कंठ तालव्य।
ओ औ देखिए ओ औ क्या कर रहा है, ये भी मिलेगा दो वर्णों से कंठ और ओष्ठ, तो मिला देंगे तो क्या हो जाएगा कंठोष्ठ। पेपर में इस साल पूछा था कि ए जो है ए का उच्चारण स्थान कहाँ होता है, तो हमको बताना है कहाँ, कंठ तालव्य। ओ का पूछे औ का पूछे तो कंठोष्ठ बताना है। चलिए कंठोष्ठ हो गया। अब देखिए हमने यहाँ तक तो आपको बता दिया, अभी आपको क्या दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर ह, जैसे कि ह का वर्णन हमने नहीं किया, तो ह का भी उच्चारण स्थान कहाँ होता है, व्यंजन में ले लेते हैं। ह भी किस में उच्चारण स्थान होगा, कंठ से होगा। र का भी उच्चारण स्थान कहाँ होता है, मूर्धा से होता है। कहाँ से होगा, मूर्धा से। अब देखिए स बचा है, तीनों स, तालव्य स, तालव्य स, मूर्धन्य स, दांती स, तालव्य स, मूर्धन्य स और दांती स। इसके बारे में हम कल आपको बताए थे। तालव्य स है यानी उच्चारण स्थान कहाँ होगा, तालु होगा। ये मूर्धन्य स है यानी उच्चारण स्थान कहाँ होगा, मूर्धा होगा। ये दांती स है यानी उच्चारण स्थान कहाँ होगा, दंत होगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे उच्चारण स्थान हम लोगों का होता है। चलिए तो ये तक। अब इसके बाद क्या करना है, पूरा हम लोगों का कंप्लीट हो गया कि किसका उच्चारण स्थान कहाँ होता है। अब देखिए सभी वर्ग का, सभी वर्ग का, जैसे क वर्ग का पांचवा वर्ण क्या होगा, अंग होगा। च वर्ग का पांचवा वर्ण य होगा। ट वर्ग का पांचवा वर्ण अड़ होगा। त वर्ग का पांचवा वर्ण द होगा, न हो जाएगा, सॉरी न। फिर प वर्ग का उच्चारण लास्ट वाला वर्ण क्या हो जाएगा, म हो जाएगा। तो देखिए सभी वर्ग का क्या बोलेंगे, सभी वर्ग का, सभी वर्ग का कौन सा वर्ण, पंचम वर्ण। कौन सा वर्ण, पंचम वर्ण। ये सभी देख रहे हैं हम, पांचवा वर्ण है। कौन सा वर्ण है, पांचवा वर्ण है। इन पांचों वर्णों को ही अनुनासिक वर्ण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनुनासिक वर्ण। क्या बोला जाएगा, अनुनासिक वर्ण कहा जाता है। और आपसे पूछ दे कि अनुनासिक वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो 5 वर्ग है और पांचों का लास्ट वाला पांचों लेना है, तो साधारण सी बात है 5 हो जाएगा। 1 2 3 4 5, क्योंकि सभी वर्ग का, वर्ग कितने होते हैं, 5 वर्ग होते हैं, और 5 वर्ग में से सभी का पंचम वर्ण ले लिए, उसे अनुनासिक वर्ण कहा जाता है। और अनुनासिक वर्णों की संख्या जो है वह मूलतः 5 होती है। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग इसके बाद, यानी कि प्राण वायु के आधार पर देखेंगे और घोष के आधार पर देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर प्राण वायु के आधार पर, यानी कि जब ऐसे कौन कौन से वर्ण है जिसको बोलने पर कम प्राण यानी जान कम लगाना पड़ता है बोलने में, और बोलने पर किसको अधिक बल लगाना पड़ता है। तो प्राण वायु के आधार पर, प्राण वायु के आधार पर जो वर्ण है यह 2 प्रकार के हैं। अल्प प्राण, अल्प प्राण बोला जाता है, और दूसरे को बोला जाता है महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण, अल्प का मतलब होता है कम, अल्प का मतलब कम, और प्राण का मतलब ज्यादा, वायु यानी ज्यादा, हमें कम इसमें बल लगाना पड़ेगा। और महा मतलब होता है अधिक प्राण, यानी जिसमें प्राण हमें अधिक लगाना पड़े। तो अल्प प्राण कौन होते हैं, महाप्राण कौन होते हैं, देखिए सभी वर्ग का, सभी वर्ग का, और वर्ग कितने होते हैं, 5 वर्ग होते हैं। सभी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, सभी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण को ही क्या कहा जाता है, अल्प प्राण कहा जाता है। महाप्राण क्या है, सभी वर्ग का, क्या लिखेंगे, सभी वर्ग का, देखिए अल्प प्राण 1 3 5, यानी पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। कौन कौन बच गया, दूसरा और चौथा, क्योंकि हम जानते हैं एक वर्ग में
5 वर्ण, तो 3 हमने लिख दिया। कौन कौन बच गया? दूसरा और चौथा। तो ये दूसरा और चौथा वर्ण को क्या कहा जाता है? महाप्राण कहा जाता है। अभी आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, ये लिखने के बाद हम एग्जाम्पल देंगे। देखिए, जैसे हमने मान लिया क वर्ग ले लिया। क्या ले लिया? क वर्ग। क वर्ग में कौन कौन आते हैं? क, ख, ग, घ, अंग आ गए, 5 हो गए। हमने कहा सभी वर्ग का पहला, सभी वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण, सभी वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण को क्या कहा जाता है? अल्प प्राण कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अल्प प्राण। बच गया कौन कौन? दूसरा और चौथा। तो दूसरा और चौथा को क्या कहा जाता है? महाप्राण कहा जाता है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं घोष अघोष पर। किस पर? घोष होता है एक और एक होता है अघोष। पहला है घोष और दूसरा है अघोष। घोष और अघोष। देखिए, इसमें भी वही सभी वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण, तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण को घोष वर्ण कहते हैं। और सभी वर्ग का देखिए, तीसरा, चौथा, 5वां हो गया, तो कौन बच गया? पहला और दूसरा। पहला और दूसरा, और पहला दूसरा वर्ण को ही क्या कहा जाएगा? यहाँ पर अघोष वर्ण कहा जाता है। कौन सा वर्ण कहेंगे? अघोष वर्ण। देखिए, इसी एग्जाम्पल में समझ लेते हैं हम लोग। सभी वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण, यानी तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण को क्या बोल रहे हैं? घोष बोल रहे हैं। और जो पहला दूसरा है इसे अघोष बोल रहे हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अल्प प्राण क्या है? तो सभी वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण। महाप्राण क्या है? जो बच गया दूसरा और चौथा, वो महाप्राण में हो गया। घोष में लास्ट वाला 3, 4, 5, 345। अघोष में बच गया पहला और दूसरा वर्ण। आपको हम यहाँ पर एक क्वेश्चन देते हैं, बताइए यहाँ पर अल्प प्राण कौन होगा? अल्प प्राण कौन है? पेपर में आता है, हर साल ऑब्जेक्टिव में एक आता है यहाँ से। देखिए, जैसे मान लीजिए दे दिया अल्प प्राण कौन है? ऑप्शन नंबर दे देगा यहाँ क, ख, ग, घ। अब यहाँ ऑप्शन में क्या रहेंगे आपको? जैसे कि दे दिया आपको यहाँ ऑप्शन 4, देखिए ख हो गया, घ हो गया, फिर दे देगा आपको ठ, यहाँ पर दे दिया क। तो आप क्या करेंगे बताइए? इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर लगाएंगे? तो हमने अभी पढ़ा कि अल्प प्राण किसे कहते हैं? तो सभी वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण। जरूरी नहीं कि वो सभी एक ही वर्ग के हों, अलग अलग वर्ग के भी हो, लेकिन हमें पता है कि वो पहला होगा, नहीं तो तीसरा, नहीं तो 5वां। ये देखिए ख दूसरा नंबर पे आता है क वर्ग में, यानी ये ऑप्शन गलत। घ क वर्ग में 4 नंबर पे आता है, ये भी गलत क्योंकि ये महाप्राण। ट वर्ग में दूसरा नंबर पे आया, ये भी खत्म। लेकिन ये देखिए क किस नंबर पे आता है? प्रथम नंबर पे आता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यानी घ है, वह हमारा सही हो जाएगा। और हमने अभी आपको उच्चारण स्थान जब पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं। जैसे देखिए पूछ देगा कि अंग का उच्चारण, म का उच्चारण स्थान, म का उच्चारण स्थान क्या होगा? म का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो आपको क्या बताएंगे? देखिए म का उच्चारण स्थान यहाँ दे दिया आपका कंठ, ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी है तालु। ऑप्शन नंबर सी है मूर्धा। और ऑप्शन नंबर डी है अनुनासिक। देखिए आपने पढ़ा था कि सभी वर्ग का म प वर्ग में आया तो प वर्ग का उच्चारण स्थान प, फ, ब, भ, म,
ओष्ठ आना चाहिए। लेकिन क्या आपको चारों ऑप्शन में कहीं ओष्ठ दिखाई दे रहा है? नहीं। तो क्या हमारा ये क्वेश्चन गलत है? नहीं। हमने ये भी पढ़ा कि सभी वर्ग का पंचम वर्ण अंग, य, अड़, न और म, तो सभी वर्ग का पंचम वर्ण जो होता है उसे अनुनासिक वर्ण भी कहा जाता है। तो म जो है हमारा, देखिए एक अनुनासिक वर्ण है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको जो हमने वर्णमाला पढ़ाया इसको बेहतर तरीके से आपने सीखा और समझा होगा। तो आप लोग इसका प्रॉपर तरीके से नोट्स बना लेंगे और फिर इसको देखना, याद करने की ज़रूरत न पड़े, रिवीजन करा देंगे और इसके बाद हम क्वेश्चन आपको सॉल्व करा देंगे इससे रिलेटेड जो बोर्ड में आए होंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।